हेलो बच्चों, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली इन वन शॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो है कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स जो है उनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है। सो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनसे होते हुए पूरी न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन यानी फूड को क्या करना, इंजेस्ट करना। फूड को सबसे पहले हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जब बॉडी में फूड एंटर होता है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन। फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेशन के बाद बॉडी की सेल्स टिश्यूज़ के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो एब्जॉर्ब किया गया फूड है उसको हमारी सेल्स क्या करती है, एनर्जी के लिए यूज़ करती हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद है आपका इजेशन। जो फैकल मैटर बनता है वो बॉडी से रिमूव होता है, रिमूव आउट होता है, या एक्सक्रीट आउट होने को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे स्टेप्स हैं आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के। ठीक है। तो ह्यूमन बींग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो अभी आपको समझाया। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, फूड को टेक इन करना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, मतलब फूड के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में छोटी छोटी यूनिट्स में टूटने को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो गया, अब फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब किया गया फूड है उसको हमारी जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी बनाने के लिए क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करती हैं उसको एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। और इजेशन यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड जो रहती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के हमारे रेक्टम में स्टोर होकर के और टाइम आने पर एनस से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके न्यूट्रिशन के। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, आप इसको तैयार कर लीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं ये वो पार्ट्स होते हैं जिनसे फूड गुजरता है। और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होती हैं ना, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते हैं, ना ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इनके अंदर वो सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है। मतलब ये एसोसिएटेड ऑर्गन भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स को, और एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, इनको एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, ये एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है, खोखली ट्यूब होती है जहाँ से हमारा फूड क्या करता है, पास करता है, गुजरता है। ठीक है। और ये कौन से ऑर्गन्स का बना होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले है आपका माउथ, जिसको बकल कैविटी कहते हैं। ईसोफेगस का मतलब होता है जो आपका फूड पाइप है ना, फूड पाइप का ही टेक्निकल नाम है ईसोफेगस। स्टमक, उसके बाद खाना स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड अल्टीमेटली एनस से एक्सक्रीट आउट होता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग होती है। कितनी मीटर लॉन्ग होती है, 9 मीटर लॉन्ग होती है। तो ये आपकी बकल कैविटी है, ये ईसोफेगस है। यहाँ से इसको देखें तो ये है आपका क्या, स्टमक के बाद आपका जो अंदर दिख रही है आपकी एक उलझी हुई ट्यूब, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बाहर है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर रेक्टम, और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है उसको कहते हैं एनस, जहाँ से फूड क्या करता है, मल के रूप में एक्सक्रीट आउट होता है। देखिए इजेशन में और
एक्सक्रीशन में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन में तो आपका जो पसीना होता है बॉडी में या जो CO2 होता है वो भी एक्सेल आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। जो यूरिन होता है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है, उसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इजेशन में केवल जो शरीर में जो मल बनता है ना, उस मल को बाहर करना, निष्कासित करना, एक्सक्रीट आउट करने को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम फूड के डाइजेशन को पढ़ रहे हैं, ना कि वाटर को पढ़ रहे हैं या अदर थिंग्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पास फ्रॉम देम, ठीक है। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं लेकिन इनमें से फूड गुजरता नहीं है, ठीक है। जैसा आपका ये लीवर हो गया, ये एक क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पैनक्रियाज हो गया, ये क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सैलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ये क्या हो गई? एक्सेसरी ऑर्गन है। और गाल ब्लैडर, ये जो आपको ग्रीन कलर का थैली दिख रही है, इसको कहते हैं गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका बकल कैविटी। ये किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इंजेशन हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। इंजेशन मतलब फूड इंजेस्टेड हो रहा है, फूड अंदर जा रहा है, उसके बाद उसको चबाया जा रहा है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ टीथ की मदद से उसको आप चबाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? एक तरह से मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें टंग भी होती है। तो टंग क्या करती है? ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है। टंग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड, क्योंकि इसमें क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनसे हम टेस्ट को क्या करते हैं? सेंस करते हैं, ठीक है, कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, इस तरीके से, ठीक है। और ये साथ ही साथ हमारे फूड को हमारे सलाइवा में ना मिक्स करने का भी काम करती है। कौन? हमारी जो टंग है। और साथ साथ में बोलने का भी काम करती है। जो मैं भी बोल रहा हूँ अपनी टंग से ही तो बोल रहा हूँ, अपनी जीवा से ही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना आपका ये मैकेनिकल डाइजेशन होता है कि फूड को अच्छे से चबाया जाता है, टंग की मदद से इसको अच्छे से हमारे लार के साथ मिलाया जाता है। अब जो है हमारे बकल कैविटी में, हमारी ओरल कैविटी में या हमारी माउथ में, मुख में हमारे क्या होती है? कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये साइड में आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं बच्चों? ये सैलाइवरी ग्लैंड्स ना क्या करती हैं? जब हम फूड को इंटेक करते हैं, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में ना, तो उस फूड में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब स्टार्च जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, स्टार्च, ये सैलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? जो हमारी फूड में स्टार्च होता है, उस स्टार्च को सैलाइवरी एमाइलेज के थ्रू क्या करती हैं? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है? स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। और सिंपल शुगर क्या है? हमारा माल्टोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इसने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये सैलाइवरी एमाइलेज है, इसका दूसरा नाम टाइलिन भी है। टाइलिन भी इसको कहा जाता है। तो सैलाइवरी एमाइलेज कहाँ से निकलता है? सैलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होती हैं हमारी बॉडी की, जिससे एंजाइम या हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड से हमारा सैलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम निकल रहा है, जो हमारे फूड में उपस्थित स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर यानी माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ये काम है इसका। तो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक तरह से केमिकल डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आपको एक डायग्राम बना करके दे देगा और पूछ लेगा कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। तो ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी डायग्राम को ड्रॉ करने की, किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होता है, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए भी डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर कौन सा पार्ट कहाँ पर है और उसका क्या नाम है, पूरा लेबल डायग्राम आपसे पूछ सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा, पहला हो गया बकल कैविटी, दूसरा है आपका जी ईसोफेगस, ये वाली जो नली जा रही है, फूड पाइप जिसमें से फूड नीचे गुजरता है। इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए, बोलस क्या होता है? एक सेमी सॉलिड होता है दैट हैज़ बीन मिक्स्ड विद सलाइवा।
ठीक है। जब हम खाने को खाते हैं, चबाते हैं अच्छे से, टंग जो है उस खाने को आपकी लार के साथ मिलाती है। सलाइवा मतलब जो हमारी बॉडी में तरल पदार्थ है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसको हम सलाइवा कहते हैं। स्पिट जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मुख गीला रहता है, तो वो होता है सलाइवा। तो वो खाना जब सलाइवा के साथ मिलती है तो वो बॉल की तरह बनता है और उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं, अपने ईसोफेगस की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो उस खाने को बॉलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉलस कहते हैं, जो सलाइवे के साथ अच्छे से मिल जाता है। तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, फूड नीचे की तरफ क्या होता है? पुश होता है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है फूड का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है फूड का। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस इज नॉन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछ सकता है एग्जाम में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये ईसोफेगस है ना, फूड पाइप, तो जब यहाँ से खाना नीचे की तरफ जाता है तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे खाना नीचे की तरफ मूव करता है। जैसे आप टूथपेस्ट जब आप अंदर की तरफ पिचकाते हो, उसको पुश करते हो, तो टूथपेस्ट बाहर की तरफ आता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, ठीक है। तो खाना ईसोफेगस से फिर कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में होते हैं दो तरह के डाइजेशन, एक होता है बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में चर्निंग ऑफ द फूड अच्छे से मिक्स करता है, अच्छे से मूव करता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। कभी कभी आपके पेट से गड़ 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 की आवाज़ आती है खाना खाने के बाद, तो वो चर्निंग ऑफ द फूड है, वहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा होता है। आपके स्टमक में फूड इधर से उधर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। जैसे ये मान लो स्टमक है आपका, तो इसमें फूड पार्टिकल जो है इधर से उधर क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, अच्छे से फूड मिक्स हो रहा होता है, ठीक है ना। और केमिकल डाइजेशन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं बच्चों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। मान लो मैंने ये स्टमक बनाया, ठीक है, इसमें इस तरीके से इसकी वॉल पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और इनसे एक केमिकल सिक्रीट आउट होता है जो हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। तो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन में, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने बोलस के बारे में पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड आपको पढ़ना है बच्चों, चाइम, CHYME। बोलस क्या था? जब हमने खाने को अपने लार के साथ अच्छे से मिलाया तो जो लास्ट में बचा वो बोलस है। चाइम यहाँ पर क्या है? फूड दैट हैज़ बीन मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। जब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड मिल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो उसको चाइम कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और इस जूस में 3 तरह की सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले इसमें एक एंजाइम होता है। एक क्या होता है? एंजाइम होता है, जिसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन क्या करता है? ये एक ऐसा यूज़फुल एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तोड़ना मतलब डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उस मीडियम को क्या करता है? एसिडिक बनाता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। तो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम कौन देता है? HCl, स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl इतना खतरनाक होता है बच्चों, इतना डेंजरस होता है आपका HCl कि भाई हमारे स्टमक तो बहुत कमज़ोर चीज़ है, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, ऐसी बात नहीं है, कोमल होती है। तो ये तो जल जाएगा HCl से, एसिड से। तो इसको जलने से या इसको आघात पहुंचाने से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस हमारे स्टमक में क्या होता है? सिक्रीट होता है। प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस। तो 3 चीज़ें यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस से निकली, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। HCl पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। म्यूकस हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे? HCl से, ठीक है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा HCl एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है ना, तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम बेस लेते हैं, फिर हम इनो वगैरह लेते हैं, तो फिर एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो फिर रिलीफ मिलता है। ये आपने देखा होगा, अपना बड़े बुजुर्गों के साथ होता रहता है। उसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल की वो साइट है, वो प्लेस है जहाँ पर खाना कंप्लीटली क्या होता है? डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहो चाहे फाइनल डाइजेशन कहो, वो कहाँ पर होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, जिसकी लेंथ लगभग 6.5 टू 7 मीटर होती है। 6.5 टू 7 मीटर होती है इसकी जो लेंथ होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें, मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बताए, स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसमें से एक है। मैंने एक दूसरा बताया एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन है यहाँ पर लिवर और पैनक्रियाज। तो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो लिवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है जी बिल्कुल, इतना खाना तो मैं नहीं पचा पाऊंगी। तो लिवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो लीवर जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये सिक्रीट करती है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से, पित्त की थैली। और ये बाइल जूस जो है ना, ये गाल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के स्टोर होता है। तो लिवर से बाइल जूस आया, पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ आपका पैनक्रियाटिक जूस। दोनों कहाँ मिलते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं तो फिर ये खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो लीवर क्या है, इससे सिक्रीट होता है आपका बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और ये फूड को एल्केलाइन बनाता है, क्योंकि HCl की वजह से फूड एसिडिक नेचर का हो गया है। तो ये एल्केलाइन बेसिक नेचर में उसको कन्वर्ट करता है, कौन, बाइल जूस। और बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, मतलब फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। क्योंकि हमारे खाने में फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके किस में, फूड में, जिनको फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। तो उसमें जो फैट है उसके मॉलिक्यूल सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए उसको डाइजेस्ट होने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो फैट के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाने को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स, इट इज़ नॉन एज इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन। ये आपके एग्जाम में सीधा डेफिनेशन पूछ सकता है इसकी, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज की बात करें, अगला एक्सेसरी ऑर्गन है आपका जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और इसमें होते हैं आपके 3 एंजाइम्स। कितने एंजाइम्स देता है हमको, 3 एंजाइम्स देता है। पैनक्रियाज एक क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और इस पैनक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स, 3 तरह के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जिसमें पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिन जो है ये किस में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो है ये किस में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब आप तो बोलोगे सर वहाँ पे पेप्सिन ने हेल्प करी थी, तो अभी पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ ना, कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो उसमें जो प्रोटीन थोड़ा बहुत बच गया उसको डाइजेस्ट होने में ट्रिप्सिन हेल्प करता है। लाइपेज किस में हेल्प करेगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। वहाँ पे जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा गया, और जो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इमल्सिफाइड फैट्स हैं। तो उस इमल्सिफाइड फैट को भी और फर्दर और आगे जा कर के उसको कौन तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मैंने अभी बताया 6.5 मीटर ये लॉन्ग होती है, ये सिक्रीट करती है इंटेस्टिनल जूस विच कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। इंटेस्टिनल जूस ये क्या करती है, सिक्रीट करती है, जो बहुत सारे एंजाइम्स हमको देती हैं फाइनल डाइजेशन के लिए। और इट इज़ द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड फाइनल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं आपके किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। इंटेस्टिनल जूस क्या करता है अल्टीमेटली, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और इस तरीके से आपके फूड का यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के
जो वॉल होती है उस वॉल में कुछ फिंगर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, विल्ली कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। तो ये खाने को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जब ये इसको एब्जॉर्ब करती है तो ये खाना ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी की सेल्स तक जाता है। सेल्स में जब ये खाना जाता है तो सेल्स इस खाने को जब एब्जॉर्ब करती है तो फिर यूज़ करती है और उससे फिर सेल को एनर्जी मिलती है, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जब इनके अंदर फूड जाता है, जब ये अपने अंदर फूड को एब्जॉर्ब करती है तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। और उसके बाद ये ब्लड वेसल में जाता है फूड, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारी बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। टिश्यू तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी किसकी? डाइजेशन की। उसके बाद खाना अल्टीमेटली जो डाइजेस्टेड खाना है वो तो हमारी सेल तक पहुंच गया, उससे हमारी सेल को एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल गई, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। तो अब क्या हुआ, जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है ना, जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो खाना पच नहीं पाता है, मल के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन उसको अपनी ओर एब्जॉर्ब करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को कौन करता है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। वो अनडाइजेस्टेड फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो धीरे धीरे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ये सबसे पहले यहाँ पर एक दिख रहा होगा एक ऑर्गन आपको, रेक्टम इसको बोलते हैं। ऊपर वाले को रेक्टम बोलते हैं और सबसे नीचे जो है इसको कहते हैं एनस। तो ये रेक्टम में जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है। और जब आपको फील होता है कि अब मुझे इसको क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, तो फिर आप उसको समय समय पर बाहर निकालते रहते हो, निष्कासित करते रहते हो। और जो एनस है, एनस क्या कर रहा है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है ना। ये किसको रिमूव कर रहा है? जो अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड है। इस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को स्टोर कहाँ किया गया है? रेक्टम में। और जब हमको फील होता है कि इसको बाहर करना है तो एनस के थ्रू हम इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो इस तरीके से ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होती है। इसको मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा होगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसमें से इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से एक दो बार अच्छे से देख लोगे, वैसे तो एक बार में ही आपका समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इजोटी साइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।